नमस्कार दोस्तों फाइनली ईरान ने अपने नए सुप्रीम लीडर को चुन लिया है। आप सब जानते हैं रिसेंटली अयतुल्ला अली खमैनी मारे गए थे यूएस और इजराइल के बॉम्बिंग में। उन्हीं के जो बेटे हैं मोजतबा खमैनी, उनको चुना गया है ईरान का नया सुप्रीम लीडर। लेकिन मैं आपको बता दूं ये हाईली कंट्रोवर्शियल है। मतलब इस वीडियो के अंदर हम डिटेल से समझेंगे कि मोजतबा खमैनी है कौन, इनका अभी तक रोल क्या रहा, कैसे चुने जाता है सुप्रीम लीडर, और ये कंट्रोवर्शियल क्यों हो गया। क्योंकि अगर आप देखिए 1979 में जो ईरानियन रेवोल्यूशन हुआ था, इस्लामिक रेवोल्यूशन, उसमें एक बहुत चीजें क्लियर की गई थी कि जो सक्सेशन है वो फादर से बेटे की तरफ नहीं जाना चाहिए। लेकिन उल्टा यहां पर वही चीज देखने को मिल रहा है और वो मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, होली सेल के दौरान 55% का फ्लैट डिस्काउंट आपको मिल जाएगा हमारे सभी कोर्सेज के ऊपर। और ये फोन नंबर है, कोई भी डाउट है, प्रॉब्लम है, इस पर कॉल कर लीजिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हुआ क्या है। देखिए यहाँ पर रिपोर्ट्स के मुताबिक मतलब ये कंफर्म हो चुका है कि मुजतबा खमैनी जो कि बेटे हैं अयतुल्ला खमैनी के, उनको चुना गया है नया सुप्रीम लीडर। क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि जिस तरह का वॉर चल रहा है और लगातार बॉम्बिंग चल रही है, पावर वैक्यूम जो है वो क्रिएट होने की आशंका थी और इसी को जल्दी फुलफिल करने के लिए यहां पर एक नए सुप्रीम लीडर को चुना गया। अच्छा, अगर ये कंफर्म है तो लेट मी टेल यू दिस वुड मार्क वन ऑफ द मोस्ट ड्रामेटिक लीडरशिप ट्रांजिशन। क्योंकि 1979 से जो पूरा सिस्टम चलता आ रहा है उसको ब्रेक करने की कोशिश की जा रही है अमेरिका और इजराइल के द्वारा। लेकिन क्या एक्चुअल में ये हो पाएगा? क्योंकि यहां पर आप देखिए एक चीज आप देख सकते हो कि जो अयतुल्ला खमैनी की मृत्यु हुई, इसकी वजह से बहुत सारे लोग, अगर आप देखोगे, यहाँ पर शोक मना रहे हैं दुनिया में, जो शिया मुस्लिम से रिलेटेड लोग हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगेन एक बहुत बड़ा हिस्टोरिक फ्यूनरल जो है निकाला जाएगा। जो मारे गए हैं सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खमैनी, उनका जो जन्म स्थान है जहाँ से वो बिलोंग करते हैं, मशाद। अगेन मैं आपको थोड़ा सा मैप में दिखाता हूँ। ये अगर आप देखोगे ईरान का मैप है और यहाँ पर आपको तुर्कमेनिस्तान का जो बॉर्डर है उसके नज़दीक नॉर्थ ईस्टर्न साइड जो है ईरान के, वहाँ पर मशाद देखने को मिलेगा। और यहीं पर उनका जो पूरा फ्यूनरल है वो होगा। एंड काफ़ी हिस्टोरिक इसको बताया जा रहा है, बहुत से लाखों लोग जो है सड़कों पर उतरेंगे, ऐसा बताया जा रहा है। लेट्स सी क्या होता है। लेकिन यहाँ पर आपको समझना है कि ईरान में जो सुप्रीम लीडर का पूरा कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से आता है। क्या है कि ईरान की जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो बनाई गई थी 1979 के ईरानियन रेवोल्यूशन के बाद। क्योंकि 1979 तक अगर आप देखिए तो ईरान में मोनार्की सिस्टम चलता था। मोहम्मद रेजा पहलवी जो लास्ट मोनार्क थे, पहलवी डायनेस्टी थी, और वही लगातार रूल करते आ रहे थे। और जो रिवोल्यूशन हुआ था इसकी वजह से क्रिएट हुआ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान। और यहाँ पर जो डॉक्ट्रिन था वो था विलायत ए फकीह का। अब ये होता क्या है, पहले ध्यान से समझिए। क्या है कि ये जो डॉक्ट्रिन है वो ये कहता है कि जो सीनियर इस्लामिक जूरिस्ट होगा ईरान के अंदर, बहुत ही जिसको नॉलेज होगा इस्लाम के बारे में, शिया मुस्लिम्स के बारे में, तो जो इस्लामिक जो क्लेरिक होता है सबसे हाईएस्ट लेवल का, उसको बनाया जाएगा सुप्रीम लीडर। कब तक? जब तक हिडन इमाम रिटर्न नहीं हो जाते। बेसिकली हम यहाँ पर बात कर रहे हैं मेहदी की, मोहम्मद मेहदी आपने सुना होगा अगर। तो उसमें क्या था कि 12th सेंचुरी में वो लास्ट इमाम थे और प्रोसिक्यूशन से बचने के लिए उनको छुपना पड़ा। तो इनके द्वारा माना यह जाता है कि वो अभी भी छुपे हुए हैं कहीं ना कहीं, और जब तक वो रिटर्न नहीं हो जाते तब तक यहाँ पर जो सीनियर इस्लामिक जूरिस्ट हैं, क्लेरिक हैं, उनको ईरान का सुप्रीम लीडर बनाया जाएगा। और इसीलिए जो सुप्रीम लीडर का कॉन्सेप्ट है, इट बिकम्स द हाईएस्ट अथॉरिटी इन द कंट्री, ईरान के अंदर। मतलब आप समझिए प्रेसिडेंट हो, पार्लियामेंट हो, जुडिशरी हो, सबके ऊपर ईरान के सुप्रीम लीडर रहते हैं। और अभी तक सिर्फ दो ही सुप्रीम लीडर थे। एक तो 1979 से 1989 के बीच में रुहुल्लाह खमैनी, और उसके बाद 1989 से लेकर अभी तक अयतुल्ला अली खमैनी। लेकिन अब जो है उनके बेटे मुजतबा खमैनी जो है उनको बनाया गया। कब तक रहते हैं वो देखना होगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ समझिए, 2026 में काफ़ी बड़ा बदलाव हुआ है। जिस तरह से पूरा वॉर इस समय चल ही रहा है, अभी वॉर ख़त्म नहीं हुआ है। जो अली खमैनी है वो मारे गए, और इसी की वजह से कहीं ना कहीं एक वैक्यूम क्रिएट हो रहा था। और उसको वैक्यूम को फिल करने के लिए जो असेंबली ऑफ एक्सपर्ट है, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि क्या होता है कि अगर सुप्रीम लीडर अचानक से मारे जाते हैं तो ईरान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें आर्टिकल 111 है, उसमें यह कहा जाता है कि एक टेम्पररी बेसिस पर काउंसिल बनाया जाएगा, ताकि जो सुप्रीम लीडर का जितना भी डिसीजंस वगैरह है, सुप्रीम लीडर का जितना भी निर्णय वगैरह है, वो ये काउंसिल देख सके। और इस काउंसिल में 3 लोग रहते हैं। एक तो है प्रेसिडेंट जो कि मसूद पजेस्कियन है इस समय, और दूसरे हैं जुडिशरी चीफ, और एक रिप्रेजेंटेटिव होगा गार्डियन काउंसिल से। अब इसमें भी समझिए गार्डियन काउंसिल क्या होता है कि
ये अगर आप देखोगे पूरा जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पर 12 मेंबर होते हैं गार्डियन काउंसिल के, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी होती है। मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा, क्योंकि इसके अंदर टोटल 12 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से 6 मेंबर्स तो सुप्रीम लीडर ही अपॉइंट करते हैं। तो गार्डियन काउंसिल में से एक पर्सन को चुना जाएगा और वो इस काउंसिल को शामिल कर लेंगे। तो ये तीनों लोग मिलकर सुप्रीम लीडर जब तक नए अपॉइंट नहीं हो जाते तब तक यहाँ पर जो है ये पूरा सिस्टम चलता है। और आप देख भी सकते हो यहाँ पर अभी रिसेंटली जो अयतुल्ला अली रेजा अराफी हैं, उनको चुना गया था। मतलब देखो, प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस और गार्डियन काउंसिल में से एक जिनको चुना गया था अभी, वो थे अयतुल्ला अली रेजा अराफी, और इनको एक प्रकार से इंटरिम आप कह सकते हैं सुप्रीम लीडर बताया जा रहा था। लेकिन फाइनली अब यहाँ पर जो खमैनी के बेटे हैं उन्हीं को एक प्रकार से बना दिया गया है। तो आपको बेसिकली ये समझना है कि ईरान ये चाहता है कि जल्द से जल्द जो पावर वैक्यूम है उसको फिल किया जाए, ताकि ट्रांजिशन जो है स्मूथ तरीके हो सके। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि उनके बेटे को ही क्यों चुना गया, और सिस्टम कैसे वर्क करता है, कौन चुनता है ईरान का नया सुप्रीम लीडर। तो बेसिकली ये चुना जाता है असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स के द्वारा। ये अगर आप देखोगे ना, असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स हैं, जो कि अगेन इनका इलेक्शन होता है, 8 साल के लिए चुने जाते हैं, इनका इलेक्शन होता है। लेकिन वो भी बहुत कंट्रोवर्शियल है, कौन इलेक्ट करेगा, कौन खड़ा हो सकता है इलेक्शन में, उसको लेकर भी काफ़ी ज़्यादा इश्यूज होते रहते हैं। और असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स में टोटल 88 मेंबर्स होते हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये जो 88 मेंबर्स हैं वो एक साथ मिलकर जो है चुनते हैं कि ईरान का नया सुप्रीम लीडर कौन होगा। मतलब सुप्रीम लीडर को सुपरवाइज करना, और इनफैक्ट अगर सुप्रीम लीडर को हटाना है पोस्ट से, तो उस केस में भी यही जो असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स है वो एक प्रकार से काम करती है। अच्छा, लेकिन रियलिटी अगर आप देखोगे ना, तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हो जो भी सुप्रीम लीडर होता है ना, वो जो कहते हैं वही असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स कहती है। क्योंकि आप समझिए ये प्रो रिजीम क्लेरिक से डोमिनेटेड होती है। भले ही बोला जाता है कि ये चुनी जाती है, एंड यहाँ पर जो भी सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट कहती है ईरान की, वही इसको एंडोर्स करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है असेंबली ऑफ एक्सपर्ट। इसमें जो क्लेरिक्स होते हैं ना मेनली, वही एक प्रकार से आपको देखने को मिलेंगे। अच्छा, यहाँ पर सुप्रीम लीडर जो चुने गए हैं उनकी पावर क्या होती है? देखो, वो तो नाम ही है ना सुप्रीम लीडर, उनसे बड़ा कोई है ही नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मिलिट्री पावर, बेसिकली वो कमांडर इन चीफ होते हैं आर्म्ड फोर्सेस के। इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर हो गया, आईआरजीसी जिसको कहा जाता है, बसीज हो गया, रेगुलर ईरानियन आर्मी हो गई, मिसाइल और न्यूक्लियर प्रोग्राम्स हो गए, वो सब कंट्रोल किया जाता है सुप्रीम लीडर के द्वारा। और पॉलिटिकल पावर्स भी आप देख सकते हो, हेड ऑफ द जुडिशरी को अपॉइंटमेंट, मिलिट्री कमांडर्स का अपॉइंटमेंट, स्टेट टेलीविजन चीफ का अपॉइंटमेंट, गार्डियन काउंसिल के हाफ मेंबर्स। मैंने आपको पहले ही बोला ना कि जो गार्डियन काउंसिल है 12 मेंबर्स का, इसमें से 6 मेंबर जुडिशरी चुनता है और 6 मेंबर डायरेक्टली सुप्रीम लीडर चुनते हैं। तो उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। और गार्डियन काउंसिल आप देख सकते हो यहाँ पर इलेक्शन का जो कैंडिडेट्स के इलेक्शन है उसको अप्रूव करती है। जो लॉ वगैरह पास किया है पार्लियामेंट में, उसको वीटो लगाना है तो गार्डियन काउंसिल लगा सकती है। मतलब एक प्रकार से ईरान अपने आप को दिखाता है कि देखो हम इलेक्शंस वगैरह कराते हैं, लेकिन वो बहुत हाईली कंट्रोल्ड होता है। कौन इलेक्शन लड़ेगा, नहीं लड़ेगा, कैसी चीज़ें होंगी, अगर पार्लियामेंट ने कोई चीज़ पास भी कर दिया तो उसको भी वीटो कर सकते हैं। ये नॉर्मल आपको डेमोक्रेसी में देखने को नहीं मिलेगा। अच्छा, यहाँ पर जो मुज्तबा खमैनी है नए सुप्रीम लीडर, उनका प्रोफाइल मैं आपको बता देता हूँ। 1969 में इनका जन्म हुआ था, लगभग आई थिंक 57 ईयर्स जो है इनकी उम्र है। और ये भी वहीं पर इनके जो पिता हैं, जहाँ पर उनका जन्म हुआ था, इनका भी वही है, मशाद जो है। और इसके अलावा ही इज़ नोन एज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल। ध्यान रखिएगा, ये अगर आप देखोगे तो इनका बहुत ज़्यादा ओपन नहीं रहते थे, लोगों को इनके बारे में बहुत ज़्यादा पता नहीं है। लेकिन अभी तक ही वॉज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पॉलिटिकल सिस्टम में, ईरान के पॉलिटिकल सिस्टम में ये फिगर देखने को मिलते हैं। और ये लीडर बनने के पहले मैं आपको बता दूं, जो मुज्तबा खमैनी है वो अपने पिता के ऑफिस में ही काम किया करते थे, और जो पूरा पॉलिटिकल नेटवर्क है उसको मैनेज करना, जो रिवोल्यूशनरी गार्ड है आईआरजीसी, उसके साथ लिंक मेंटेन करना, ये सब कुछ किया जाता था। और कई वर्षों से जो है ये करते आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा पब्लिक लाइमलाइट में नहीं, पीछे से चीज़ों को काम करते आ रहे हैं। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दूं, मुज्तबा खमैनी का जो रिलेशन है आईआरजीसी के साथ, और वो काफ़ी अच्छा है। मतलब दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन जिसकी वजह से इनको नया सुप्रीम लीडर चुना गया है। और आईआरजीसी, ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है ईरान के अंदर। मतलब ईरान की जो इकॉनमी है उसका बड़ा हिस्सा वो कंट्रोल करते हैं। ईरान का मिसाइल प्रोग्राम कंट्रोल किया जाता है। यहाँ पर जो रीजनल प्रॉक्सी ग्रुप हैं, हिजबुल्लाह और ये सब, उनको कमांड करता है। और जो मेजर रोल है पॉलिटिक्स के अंदर आईआरजीसी, मतलब आईआरजीसी को जो कंट्रोल करता है ना, वही किंग है एक प्रकार से। तो यहाँ पर जो मुज्तबा खमैनी है उनका रिलेशन बहुत अच्छा था आईआरजीसी के साथ। और
IRGC भी चाहती थी कि जो करंट सिस्टम है उसमें बदलाव ना हो, वो चलता रहे। इसी की वजह से कहीं ना कहीं इनको नया सुप्रीम लीडर चुना गया है। लेकिन ये इतना कंट्रोवर्शियल क्यों है, ये समझिए। क्या है कि 1979 में जो रेवोल्यूशन हुआ था, वो रेवोल्यूशन हुआ क्यों था? ये बोलकर हुआ था कि हम मोनार्की को हटा रहे हैं। मतलब जो राजा का बेटा है फिर वो बन जाता है लीडर, फिर उसका बेटा जो है वो बन जाता है। तो ये जो वंशज सिस्टम चल रहा था ना, उसको हटाने के लिए एक प्रकार से ये किया जा रहा है। और क्रिटिक्स का ये कहना है कि अब तो ये वापस से वही चीज हो गई ना, कि अयतुल्ला अली खमैनी के बेटे ही यहाँ पर वापस से बन चुके हैं। तो 1979 का जो मेन वैल्यू था, वही एक प्रकार से खत्म हो चुका है। फिर दूसरा जो बड़ा कंट्रोवर्सी है वो है लेजिटिमेसी को लेकर। देखो क्या है ना कि आपको भले ही सबसे उच्च कोटि का लीडर बना दिया जाए, लेकिन अगर आपके लोग ही एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं है ना। अब आप समझिए कि सुप्रीम लीडर उसको बनाया जाता है जो हाईएस्ट रैंकिंग शिया स्कॉलर होता है। इसको सब पता होता है इस्लाम के बारे में, शिया के बारे में, शिया मुस्लिम्स के बारे में। तो यहाँ पर जो मुज्तबा खमैनी है वो मिड लेवल के क्लेरिक माने जाते हैं। मतलब ही डज नॉट हैव टॉप थियोलॉजिकल क्रेडेंशियल। ऑल्दो मैं आपको बता दूं 1989 में इनके जब पिता को भी बनाया गया था सुप्रीम लीडर, तभी ये इस तरह की कंट्रोवर्सी हुई थी। लेकिन फिर क्या होता है, धीरे धीरे आप एक्सेप्ट करने लगते हो। सो दिस इज व्हाट हैपनिंग इन ईरान राइट नाउ, कि एक्चुअली इनका जो एक्चुअल में अगर आप देखोगे तो इनको सुप्रीम लीडर नहीं बनाया जाना चाहिए था, क्योंकि वो क्रेडेंशियल नहीं है, लेकिन फिर भी बनाया गया है। लेट्स सी क्या होता है। और यहाँ पर सैंक्शंस वगैरह भी लगा हुआ है। मैं आपको बता दूं 2019 में यूएस ने मुज्तबा खमैनी के ऊपर सैंक्शंस लगाया हुआ है। करप्शन के चार्जेस हैं, प्रोटेस्टर्स को रिप्रेस करने का, मतलब जिस तरह से कभी जैसे मान लो 2009 में ग्रीन मूवमेंट प्रोटेस्ट हुआ था ईरान में, तो उसको सप्रेस करने की कोशिश। तो ये सारी चीज़ों की वजह से इनके ऊपर ऑलरेडी सैंक्शंस लगा हुआ है। अब क्वेश्चन ये आता है कि इसका इजराइल ईरान वॉर पर क्या इंपैक्ट होगा। देखो ऐसा कोई बहुत इंपैक्ट नहीं होने वाला है। इनफैक्ट यही बोला जा रहा है कि जो ईरान की हार्ड लाइन पॉलिसी है टुवर्ड्स इजराइल यूएस, वो अभी भी चलती रहेगी। तो देखते हैं अभी आगे होगा क्या इसको लेकर। बट आई होप कि आज जो एक सुबह सुबह बड़ी खबर आई थी कि नए सुप्रीम लीडर चुने गए, इसके इर्द गिर्द की जितनी भी चीजें थी मैंने आपको बता दी। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो कि ईरान का जो पॉलिटिकल सिस्टम है 1979 के बाद से, जब से रेवोल्यूशन हुआ है, उसको आप कैसे डिस्क्राइब करोगे? क्या कौन सा सही है? और इसका जो राइट आंसर है आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, आपको बस यूज करना है ये कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। ये फोन नंबर है, कोई भी डाउट है, प्रॉब्लम है, इस पर कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।